पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया गया था, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम एंड जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। यह दुनिया का सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा एवं लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचित थी। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए, जिसके कारण वर्तमान समय में यानी कि इस टाइम भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूची है। कितना? 465, 25 और 12। पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया गया था, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और इसी दिन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो आप बता सकते हैं 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन का। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका यानी कि कोर्ट, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिक के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इत्यादि के विषय में विशिष्ट उल्लेख किया गया, यानी कि विस्तार से इसे लिखा गया है। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान से भी क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन कब किया गया, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 3 शब्द को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन की गई, तो प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो बना है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वह विभिन्न देशों से लिया गया है, इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और देश के उपयोग एवं जरूरतों के अनुसार इसमें संशोधित भी किया गया। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका संविधान निर्माण हो चुका था। इसलिए जब भारत के संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी, उस समय कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया डायरेक्ट। भारतीय संविधान में सरकार की संघीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान को यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। यानी कि यूके से भारतीय सरकार की संघीय प्रणाली, कानून के नियम एवं प्रावधान को लिया गया है। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीलापन, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। कठोरता संविधान का अर्थ है कि संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रकार की जरूरत होती है, जबकि लचीलापन संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता पर बल दिया गया है और ना ही लचीलापन, दोनों का एक महत्व दिया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है, वहाँ के संविधान पर लचीलापन को नहीं अपनाया। तो कठोर संविधान में बिना विशेष प्रक्रिया के संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1976 में जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी इस समय जोड़ा गया था। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार यानी कि अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने अनुसार
किसी भी धर्म को अपनाने की मानने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है, चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति क्यों न हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप भारत में रहते हो, भारत के नागरिक हो, तो आप भारतीय नागरिक कहलाओगे, ठीक है। जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि आप इटली के नागरिकता भी आप ले सकते हो, प्लस बाहर के कोई भी देश के भी नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हो। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हो और विदेश की नागरिकता प्राप्त करते हो तो ऑटोमेटिक आप भारतीय नागरिक नहीं कहलाओगे, ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब है या तो आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो या फिर भारत के, ठीक है। एक ही नागरिकता आपके पास रहेगी। और बता दूं कि इटली, आयरलैंड जैसे देश में नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत की नागरिकता रहते हुए आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं पा सकते हैं। यानी कि अगर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हो तो दूसरे देश की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हो तो आपको भारतीय देश की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने का भी अधिकार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में। यानी कि आप अगर दिल्ली के नागरिक हो और मुंबई में जाकर रहना चाहते हो, आराम से आप रह सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश के कोर्ट पर अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी पूरे देश के वो जजमेंट को बदलने का पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट। जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, वहीं केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। यदि राज्य की किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में पेश किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है, यानी कि भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुना देता है तो वो अंतिम फैसला होगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दे दिया, इसे हर भारतीय को मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं था तो आप एक बार राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। वो इस फैसले को रोकने और कुछ समय के लिए टालने का पावर रखता है, ठीक है। बता दें कि राष्ट्रपति के पास भारत के सुप्रीम कोर्ट के फांसी तक के फैसले को रोकने का पावर होता है, बट उसका यूज़ भारत के राष्ट्रपति अभी तक तो नहीं किया है और ना आगे करेगा, ऐसा लगता है। नेक्स्ट है मताधिकार का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। भारत में सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि सभी नागरिक भारत के वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो वह मताधिकार दे सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां केवल शिक्षित लोग ही, यानी कि जो पढ़ा लिखा लोग हैं, उसे ही मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वही सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकता है और कोई भी वोट नहीं दे सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में चाहे शिक्षित हो या फिर अशिक्षित, सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि पढ़ा लिखा हो या फिर मूर्ख, सभी वोट देकर मताधिकार के थ्रू सरकार को चुन सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पॉलिटिकल साइंस से मैंने कई सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर वीडियो को देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सभी आप कमेंट कर बता सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।